अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हिस्ट्री चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल साशा किस्त नंबर 52। दाऊद और इसके साथी दुश्मनों के घेरे में फंस गए थे। तुम दोनों अपने अपने हथियार फेंक दो, नया हुक्म जारी किया गया। हमशीरा की ज़िंदगी की खातिर हमें इनकी बात मानना पड़ेगी। इसे मुतज़ब्ज़िब देखकर अब्दुल मालिक ने धीरे से समझाया और ख़ुद हथियार फेंक देने में पहल की। लाचार दाऊद को भी यह नागवार काम अंजाम देना पड़ा। इनकी तलाशी लो। अब तक सारे अहकामात जारी करने वाले ने यह हुक्म भी सादिर किया, जिस पर फौरी तौर पर अमल किया जाने लगा। तलाशी के इस अमल के दौरान इनकी पिंडों से बंधे खंजर भी बरामद कर लिए गए। फिर पूरी तरह मुतमिन होने के बाद हाथ पूछ पर बांध देने के बाद इन्हें सुबान के कमरे की तरफ धकेला जाने लगा। खुशामदीद दाऊद बिन मुइज़, तुमने बड़ा इंतजार करवाया। हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। सुबान इसे देखते ही तंज का तीर चलाया। मैं तुम्हें इतना बुज़दिल नहीं समझता था कि मर्दों की लड़ाई में औरतों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करोगे। दाऊद ने से मुलामत की। असल में तुम मुझे समझ ही नहीं सके दोस्त। अगर समझ पाते तो इस मकान में दाखिले के लिए कभी इस रास्ते का इस्तेमाल न करते। मुझे इतराफ़ है कि मेरे आदमी खुफिया रास्ते को खोलने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने ये जान लिया था कि तुम कहाँ से राह फ़रार इख्तियार की। मौजूदा हालात में तुम्हारे इस रास्ते को इस्तेमाल करने का भी हमें अंदाज़ा था, इसलिए एक आदमी मुसलसल कमरे के रोशनदान में तुम्हारे लिए घात लगाए बैठा था। तुमने और तुम्हारे साथियों ने जैसे ही वहाँ कदम रखा, हम तक इत्तला पहुँच गई और देखो हमने कितनी आसानी से तुम्हें हकीर चूहों की तरह अपने फंदे में फंसा लिया। तंज़ो तहकीर से बोलता वो शख्स उस सुबान से कतई मुख्तलिफ था जिससे दाऊद माजी करीब में मिलता रहा था। इसके चेहरे पर पड़े तकद्दुस का निकाब हट चुका था और वो नरम गुफ्तारी गायब थी जिसने इसे मुतासिर किया था। किरदार के इस इजहार ने इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती को भी मस्क कर दिया था और वो कतई वो खुशशक्ल और पुरकशी शख्स नहीं लग रहा था जिसने इसे मुतासिर किया था। अब तुम क्या चाहते हो? इसके दिल में शदीद तरीन नफरत महसूस करने के बावजूद सिर्फ सुरई की खातिर दाऊद ने तहम्मुल से पूछा। चाहता तो मैं पहले था कि तुम हमारा साथ दो और इन फ़वाइज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो जो मेरे मंसूबे की कामयाबी की सूरत में हासिल होते। अब एक बेबस कैदी से भला मैं क्या चाहूँगा? इसने एक बार फिर दाऊद के लिए अपनी हिकारत का इज़हार किया। फिर इसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अपने साथी की तरफ रुख करके बोला। वो अहमक सालार जो मुसलसल दाऊद बिन मुइज़ के ज़ख्मी और बेहोश होने का राग लाप रहा है, इसे बताओ कि दाऊद बिन मुइज़ अपने तीनों साथियों के साथ हमारी कैद में है और अब हमारे कब्जे में एक के बजाय 5 यरगमाली मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी बचाने के लिए अब हमें महफूज रास्ता देने के लिए ज़्यादा संजीदगी से गौर करना होगा। वो गोया इस सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, लेकिन इसकी खुशी की तह में एक वहशत सी थी। घेरे में आ जाने वाले जंगली जानवर की सी वहशत। ऐसी वहशत में मुब्तला शख्स दूसरों के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क़बल अज़ वक्त यह अंदाज़ा लगाना आसान नहीं था। पैरों के पंजे ढलवान पर मौजूद उस कगरनुमा उभार पर टिके तो इसके अंदर एक इत्मीनान भरे जोश की लहर दौड़ गई। इसने सर उठाकर एक नज़र ऊपर मौजूद साले और इस सिपाही को देखा जिन्होंने इसे सहारा देने वाली रस्सी को थाम रखा था। यहाँ से अगरचे साले का चेहरा वाज़ेह नहीं था, लेकिन इस चेहरे पर दर्ज तफक्कुर और खुलूस पड़ने के लिए इसे अपनी नज़रों की वहाँ तक रसाई की ज़रूरत भी नहीं थी। इसका दिल जानता था कि अगर इस कायनात में कोई और इसका चाहने वाला मौजूद नहीं तो ये शख्स एक ऐसा है जो इससे बहुत सच्ची और खालिस मोहब्बत करता है। इसने बाएं हाथ से रस्से को थामकर अपना दाया बाजू साले की तरफ लहराया और धीरे धीरे दाएं जानिब खिसकना शुरू कर दिया। ज़रा ज़रा सा आगे को खिसकते हुए आखिरकार ऊपर से लटकाई जाने वाली रस्सी का तनाव इस हद तक बढ़ गया कि इस रस्सी के सहारे मजीद आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहा और इसने जान लिया कि अब अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। इसने बाएं शाने पर से गुजार कर दाएं बगल के नीचे लटकाए गए कपड़े के थैले में हाथ डालकर एक लंबी मेख और फिर एक भारी हथौड़ी बरामद की। सिर्फ एक रस्सी के सहारे लटके हुए अपने जिस्म का सारा बोझ पैरों के पंजे पर उठाए एक ऐसे मुकाम पर खड़ा होना जिसके नीचे मौत की खाई हो, कोई मामूली बात नहीं थी। और वो इस खतरनाक मुकाम पर खड़ा इस पथरीली और सख्त ढलवान पर हथौड़ी की मदद से मेख ठोक रहा था। इसके फौलादी हाथों की ताकत ने पहली बार मेख को मजबूती से गाड़ने का कारनामा अंजाम दे दिया तो इसने पूछ में मौजूद रस्सी के गुच्छे खोलकर इसका एक सिरा मजबूती से मेख के साथ लपेट दिया और ऊपर से लटकती रस्सी को खास अंदाज में झटका देकर साले और इसके मददगार को इशारा दिया कि ऊपर से रस्सी का सिरा छोड़ दिया जाए। साले को बादल न खास्ता रस्सी का सिरा छोड़ना पड़ा। इसके बगैर इसका आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। ऊपर से रस्सी छोड़ दिए जाने के बाद अब इसे पहले से ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना था। अब इसका जिस्म बस इसी रस्सी के सहारे पर था जिसका एक सिरा मेख से और दूसरा इसकी कमर से बंधा हुआ था। हथौड़ी को वापस कपड़े के थैले में डालकर इसने रस्सी के सहारे एक बार फिर दाएं जानिब खिसकना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ ढलवान पर कोई दरार या रखना था वहाँ वो उंगलियों को फंसाकर खुद को सहारा दे लेता था।
लेकिन असल इंसार रस्सी पर ही था। कुछ फासला तय करने के बाद इससे एक बार फिर थैले से थोड़ी और दूसरी मेख निकालने की जरूरत पेश आई। इस दूसरी मेख को पथरीली सतह पर गाड़ना इससे भी ज्यादा दुश्वार था कि अब वो किसी ऊपर से लटकती रस्सी से मुंसलिक नहीं था और इसे अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पहले से ज्यादा जिद्दोजहद करना पड़ रही थी। बहरहाल इसने दूसरी बार भी ये काम कामयाबी से अंजाम दे लिया और माथे पर नमूदार होने वाले पसीने की बूंदों को फिसलकर आंखों में जाने से कबल सर को झटक कर इसे नीचे गिरा दिया। अब एक बार फिर इसके दाएं जानिब खिसकने का सिलसिला जारी था। खाकसरी लिबास में किसी चूंटी की तरह इस तकरीबन सीधे ढलवान से चिमटा वो मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ रहा था। इसने अपने ज़हन से बात निकाल दी थी कि इस ढलवान से नीचे एक बेहद खतरनाक और गहरी खाई है, जिसके बारे में बस्ती वालों का कहना है कि इस खाई में से किसी का जिंदा सलामत निकलता तो दरकिनार कभी किसी की लाश भी नहीं निकाली जा सकी है। वो खाई की गहराई को भुलाए बस इस फासले को नज़रों से माप रहा था जो इसे सोबान के मकान तक तय करना थे। लम्हा बलम्हा गुम होता है फासला इसके इत्मीनान को बढ़ा रहा था। इस बढ़ते हुए इत्मीनान के साथ इसने दाएं जानिब मजीद हरकत की। इसके अंदाजे के मुताबिक मजीद 2 कदम बाद चौथी मेघ गाड़ने की नौबत आने वाली थी, लेकिन यह नौबत ना आ सकी। इसने पैरों को हरकत दी, लेकिन इसके पंजों के नीचे वो कगरनुमा उभार गायब था जिसने इसके जिस्म को बोझ से बोझ को संभाल रखा था। अगले ही पल वो मेघ से बंधी हुई रस्सी पर लटका किसी घड़ी के पेंडोलम की तरह झूल रहा था। खुद को बचाने की फितरी ख्वाहिश के तहत इसने तेजी से पैरों को इधर उधर हरकत दी, लेकिन पैरों के नीचे कुछ न आया और वो इसी तरह खला में झूलता रहा। इस नाजुक सूरत हाल में से इतना होश नहीं था कि ऊपर से मंजर देखकर चीखों पुकार मचाने वाले साले की आवाज़ सुन सकता। इसका सारा ध्यान बस खुद को बचाने की तदबीर सोचने पर मुर्तकिज था। पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाने के बाइस इसके जिस्म का सारा वजन रस्सी और मेख पर आ गया। खदशा था कि इस वजन के बाइस मेख उखड़ सकती है। रस्सी के टूट जाने के अंदेशे को भी मुस्तैद नहीं किया जा सकता था। खुद इसके अपने जिस्म में लटके हुए होने के बाइस जो खिंचाव पैदा हो गया था, इस तकलीफ अपनी जगह थी। हकीकतन बेहद मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद एक साने के लिए इसके दिल की धड़कन रुक सी गई, लेकिन फिर फौरन ही इसने अपने हवास को यकजा कर लिया और ऊपर मेघ के सहारे लटकती रस्सी को दोनों हाथों से थाम कर खुद को झुकोले देने की कोशिश की। वो जानता था कि इस कोशिश के नतीजे में मेघ ढीली होकर निकल भी सकती है, लेकिन खुद को वापस ढलवान तक ले जाने के लिए इसके पास कोई और तदबीर भी नहीं थी। पहले दूसरी कोशिश नाकाम गई। इसने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारते हुए तीसरी बार कोशिश की और खुशकिस्मती से इस बार अपना दायां पैर ढलवान पर मौजूद एक रखने में फंसाने में कामयाब रहा। दूसरे पैर के लिए कोई जगह नहीं मिली, लेकिन इसने अपनी इतनी सी खुशकिस्मती पर इक्तफा कर लिया कि वो अभी तक जिंदा है और इसका जिस्म गहरी खाई में गिरकर हड्डी और गोश्त के मलगूबे में तब्दील नहीं हुआ था। खुशकिस्मती ये भी थी कि गिरने के बावजूद इसके दाएं बगल के नीचे झूलता कपड़े का थैला अपने सामान समेत अब भी मौजूद था और वो अब भी जिंदा रहने की जिद्दोजहद कर सकता था। इसने इस जिद्दोजहद का आगाज कर दिया। अब वो एक बार फिर पथरीले ढलवान पर अपने बाजों की कुव्वत आजमाता हुआ उसमें एक लंबी मेख ठोंक रहा था। हकीकतन ये इसकी जिस्मानी कुव्वत से ज़्यादा आसाबी मजबूती थी जो इससे ये पुरमुशक्कत और पुरखतर काम करवा रही थी, वरना एक के बाद एक जिन खतरनाक हादसों से गुजरता रहा था। इसकी जगह कोई और होता तो वो बिस्तर से लग गया होता। पथरीली और सख्त ढलवान पर मेखें ठोक कर ऊपर की तरफ सफ़र करना पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल और पुरमुशक्कत काम था। इसे अपने जिस्म पर इतना तनाव बर्दाश्त करना पड़ रहा था कि लगता था कि किसी भी लम्हे जिस्म दो लख्त हो जाएगा। सबसे बुरी हालत इसके उस जख्म की थी जो अभी पूरी तरह मुंदमिल नहीं हुआ था और जिसके सिलसिले में सुलेमान मुसलसल इसे एहतियात की हिदायत करता रहा था। इस मुशक्कत के बाइस वो जख्म खुल गया और वो गर्म खून की चिपचिपाहट को जिस्म पर बहते पसीने की ठंडक से अलग महसूस कर सकता था। इसके पैरों और हाथों की उंगलियों पर पत्थरों से रगड़ खाकर कई जगह से जख्मी हो चुकी थी और बाकी जिस्म पर भी खराशी आई थी, लेकिन वो अपने सफ़र को रोकने पर तैयार नहीं था और तिरछे जाविये से इस अंदाज में ऊपर का सफ़र जारी रखे हुए था कि इसका रुख अब भी दाईं जानिब था। इस हरकत से जाहिर था कि ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाने के बावजूद इसने अपने मकसद को फरामोश नहीं किया और अब भी सोबान के मकान में दाखिल होकर सुरैया को बचाने के इरादे से पुरपुख्ता है। मेखों की महदूद तादाद के बायस इसके काम में इजाफा हो गया था। अब इसे हर नई मेख गाड़ने के साथ साथ पिछली मेख उखाड़ने का काम भी करना पड़ रहा था ताकि आगे कमी बेशी ना आए। अल्लाह करके वो खुद को इस बुलंदी तक ले जाने में कामयाब हो गया जहाँ ढलवान पर मुसलसल लकीर जैसा वो कगरनुमा उभार मौजूद था। ये उभार जिसे ऊपर से इसे मुसलसल लकीर की सूरत में देखा था, असल में एक मुकाम से इस तरह टूटा हुआ था कि तकरीबन 2 हाथ का फासला पैदा हो गया था। तिरछे रुख से अमूमन फासला तय करने का यह फ़ायदा हुआ था कि वो इस टूटे हुए हिस्से से आगे निकल गया था।
और एक बार फिर इसे कदम टिकाने के लिए जगह मुयस्सर आ गई थी। अब वो फिर अपने साबिका तरीके के मुताबिक आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ने का ये अमल इसलिए पहले से ज़्यादा दुश्वार हो गया था कि गिरने और दोबारा चढ़ने के अमल के दौरान इसे तकलीफ उठाने के साथ साथ इजाफी तवानाई खर्च करना पड़ी थी। मैदान जंग में मुसलसल मसरूफ़ रहने वाले बाजू भी इस मुशक्क़त से शल हो गए थे और साथ ही टीसे देते ज़ख्म से रिश्ता हुआ वो खून भी था जो अब एक बारीक लकीर की सूरत इसकी टांग पर बहने लगा था। इन सारी मुश्किलात से गुजरता वो अल्लाह अल्लाह करके मतलूबा मकान के दाएं पहलू में पहुंच गया। अब यहाँ से ऊपर जाने का मरहला दरपेश था। इस मरहले को तय करने के लिए वो लोहे का एक आंकड़ा अपने साथ लेकर चला था। बगल में लटके थैले से वो आंकड़ा निकालकर रस्सी के सिरे के साथ मजबूती से मुंसलिक करते उसने अपने मंसूबे में मामूली सी तब्दीली की। पहले वो बराह रास्त छत तक जाने का इरादा रखता था। इसका अंदाजा था कि खाई की तरफ से किसी की आमद का अंदेशा न होने के बायस ऊपर मौजूद पहरेदारों की इस जानिब कथित तवज्जो नहीं होगी और वो चुपके से ऊपर पहुंचकर इन्हें ज़ेर कर लेगा। लेकिन यहाँ से दीवार में नजर आते एक रोशनदान ने इसे नजर सानी पर मजबूर कर दिया था और अब वो बराह रास्त छत पर आंकड़ा फंसाकर चढ़ने के बजाय छत से 2 फीट नीचे मौजूद रोशनदान के चौकटे में आंकड़ा फंसाने की तैयारी कर रहा था। नीचे मौजूद बेहद गहरी खाई की होलनाकी के एहसास के साथ सिर्फ पंजों पर अपने जिस्म का बोझ संभाले एक रस्सी के सहारे तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश के दौरान कमर डालने का काम कई गुना ज़्यादा दुश्वार हो चुका था। इसकी पहली कोशिश अक्सर नाकाम गई। दूसरी बार कोशिश करते हुए इसका बायां पांव अपनी जगह से हटकर हवा में मुअल्लिक हो गया और वो दाएं पांव को बमुश्किल उस जगह पर जमाए रखने में कामयाब हो सका। बाएं पांव को वापस इसकी जगह पर टिकाने और अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने में से जो जिदोजहद करना पड़ी, इसके दौरान सबसे ज़्यादा दबाव इसके बाएं बाजू को बर्दाश्त करना पड़ा। वो बाएं हाथ से रस्सी को थामकर खुद को सहारा देते हुए था और जिस्म का सारा बोझ इस बाजू पर आ जाने से बाजू बुरी तरह खिंचकर रह गया था। तीसरी कोशिश से कबल इसने चंद गहरी सांसें लेकर पहले खुद को पुरस्कून किया, फिर नज़रों से रोशनदान तक का फासला अच्छी तरह नापने और जांचने के बाद दाएं बाजू को कोस की शक्ल में हरकत देते हुए कमंद फेंकी। इस बार इसे कामयाबी नसीब हुई और लोहे का आंकड़ा लकड़ी की चौखट में जा फंसा। आंकड़े के चौखट से टकराने के नतीजे में जो आवाज़ पैदा हुई थी वो इतनी तेज़ नहीं थी कि किसी की तवज्जो खींच पाती। फिर भी इसने एहतियातन 1 मिनट तक इंतजार किया और फिर कहीं से कोई रद्दमल न होता देखकर हरकत में आ गया। अब वो अपनी जद्दोजहद के सबसे नाजुक और ख़तरनाक मरहले में था। पूरा जोर बाजू पर डालकर सिर्फ एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना, वो भी ऐसी सूरत में कि हाथ छूटकर गिर जाने की सूरत में बचने का कोई इम्कान नहीं था, बड़े दिलगुर्दे का काम था। ढलवान पर कहीं कहीं कोई उभार मिल जाने के बाइस पंजे टिकाने की जगह मिल जाती थी तो बाजू को ज़रा सा आराम मिल जाता था। हर तकलीफ और ख़तरे से बेनियाज वो सिर्फ अपने हदफ को नज़रों में रखे हत्तुल इम्कान फुर्ती से ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। ढलवान ख़त्म हो गई तो मकान की दीवार शुरू हो गई। बगैर प्लास्टर की ये दीवार भी चट्टान से कम खुदरी नहीं थी। इसके जिस्म के जिस हिस्से पर रगड़ खाती वह खराशी सी पड़ जाती, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। ये अल्लाह की मदद, सरदार अमान की तरबियत और इसकी फितरी बेनियाजी और बेबाकी ही थी जिसने इसे इस दुश्वारी से गुजार कर रोशनदान तक पहुँचा दिया। रोशनदान पर सलाख़ नस्ब थी, अगर ना भी होती तो वो इतना मुख्तसर था कि इसके लिए इससे गुजर कर अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था। इसने महज जायज़ा लेने की नीयत से अंदर झांका। अंदर रोशनी बहुत कम थी। वो सिर्फ इतना देख सका कि ज़मीन पर 3-4 बोरे से पड़े हुए हैं। ज़रा गौर करने पर इसे इन बोरों पर इंसान होने का गुमान हुआ, लेकिन वो यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। रोशनी इतनी ही थी कि वो कोई हतमी नतीजा अख्ज़ कर सकता। अपने गुमान के गलत होने की दुआ करते इसने आगे की कार्रवाई शुरू की। इस रोशनदान से 2-2.5 फीट के फासले पर मौजूद छत पर पहुंचना भी बहरहाल कोई बच्चों का खेल नहीं था। हमें कुछ करना होगा। यूँ बेबसी से यहाँ पड़े रहे तो सुबान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। वो चारों रस्सियों में जकड़े गठलों की तरफ फर्श पर बेबस पड़े हुए थे। सारा दौद के करीब थी और अपने अंदरूनी इज़्तिराब के बायस इससे ये बात कहने पर मजबूर हुई थी। खुशकिस्मती से गिरफ्तार हो जाने के बावजूद इसकी औरत होने का राज नहीं खुल सका था और इसके सर और चेहरे की गिर लिपटी पगड़ी के खोलने की जहमत किए बगैर इसे मर्दों के साथ ही बांध कर डाल दिया गया था। असल में दाऊद के हाथ हजाने की वजह से वो लोग खुश थे और इनके नज़दीक इन तीनों की हैसियत सानवी सी थी, इसलिए हथियार उतरवाकर इन्हें बांधने और यहाँ कैद करने के सिवा इन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। मैं भी ये बात समझता हूँ और मुसलसल इस कोशिश में हूँ कि किसी तरह इन बंदिशों को ढीला कर सकूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज से गिरे लगाई हैं कि अभी तक मुझे मामूली कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो खुद अपनी जगह परेशान था। सुरैया को बचाने की कोशिश में इन तीनों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल देना इसके लिए बड़ा बोझ बन गया था। इसके ख्याल में वो भाई था और अपने इस रिश्ते को निभाने के लिए जान भी दे देता तो ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इन तीनों ने
کوئی خونی رشتہ نہ ہونے کے باوجود جس بے مثل جرت کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے لیے وہ دل و جان سے ان کا شکر گزار تھا۔ میں کسی طرح کوشش کروں؟ سارا نے ذہن میں آنے والے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ تم کیا کرو گی؟ داؤد حیران ہوا، لیکن اسے سارا کا جواب سننے کی مہلت نہیں ملی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور دو افراد اندر داخل ہوئے۔ تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ ان میں سے ایک نے داؤد کو اطلاع دی، جبکہ دوسرا اس کے پیروں کو بندشوں سے آزاد کرنے لگا۔ پیر آزاد ہوتے ہی انہوں نے اسے کھڑا کر دیا اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کو اس انداز سے لے جائے جانے پر وہ تینوں ہی سخت پریشان ہوئے، اور ایک دفعہ تو سارا کے ذہن سے بھی وہ ترکیب نکل گئی جو وہ اس کیسی نجات کے لیے آزمانے کا سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ عقی کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ ہمشیرہ و سریہ کی وجہ سے عقی بالکل بے بس ہو گئے ہیں۔ عبد المالک نے سب کے دل میں موجود فکر کا زبان سے اظہار کیا۔ ہم ان کے ساتھ ہرگز بھی کچھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا دماغ جاگا اور عبد المالک کو تسلی دیتے ہوئے ایک عزم سے بولی، ہم تو خود حرکت کرنے سے قاصر ہیں، بھلا عقی کے لیے کیا کریں گے؟ عبد المالک نے اس کی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے جھنجھلایا۔ تم بس ہوشیار رہو، دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتی ہوں۔ اس نے انہیں تسلی دی اور بلند آواز سے کراہنا شروع کر دیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کراہنے کے دوران اس نے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ رد عمل فوراً ہی ظاہر ہوا اور ایک مسلح شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کھلے دروازے سے آتی روشنی سیدھی سارا پر پڑ رہی تھی۔ پہرے دار نے حیرت سے اس دوری ہوئی گٹھری کو دیکھا اور قریب آ کر اس کی پگڑی کھینچ لی۔ تم تو سچ مچ لڑکی ہو۔ پگڑی ہٹنے سے اس کی لپٹی ہوئی دراز چٹیا اور نازک نسوانی نکوش واضح ہوئے تو وہ ایک حیرت بھری خوشی سے بولا، میری مدد کرو، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ سارا اس کے اتنے شوق سے اپنا جائزہ لینے پر جذبز ہوئی اور درد بھرے لہجے سے مخاطب ہوئی، میں کیسے مدد کروں؟ میں کوئی حکیم نہیں ہوں جو معجون کھلا کر تمہارے پیٹ کا درد کا علاج کروں۔ اس کی نگاہیں سارا کے موٹے اور ڈھیلے مردانہ لباس کے پیچھے اس کے نسوانی خد و خال کو تلاش کر رہی تھی۔ مجھے بیت الخلا لے چلو، شاید اس سے فرق پڑ جائے۔ سارا نے جھجکے ہوئے لہجے میں اس سے مطالبہ کیا اور ایک بار پھر زور سے کراہی۔ ٹھیک ہے، لے چلتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کوئی گڑبڑ کی تو عورت ہونے کی پرواہ کیے بغیر گردن توڑ دوں گا۔ وہ اس کے پیروں کی بندشیں کھولنے کے لیے جھکتے ہوئے بولا، جلدی کر، مجھے ڈر ہے کہ میرا لباس یہیں خراب نہ ہو جائے۔ جواباً ایک بار پھر کراتے ہوئے اس نے درد بھرے لہجے میں اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلاتے ہوئے تیزی سے ہاتھ جلانے پر مجبور کیا۔ تم لوگوں کے پاس مردوں کا کال پڑ گیا تھا جو مدد کے لیے اس عورت کو ساتھ اٹھا لائے۔ وہ جو بندشیں کھولنے کے بہانے سارا کی گوری پلے کو سہلاتا ان کے لمس سے لذت کشید کر رہا تھا، جھنجھلا کر بولا، لیکن اب تک خاموش تماشائیوں کا کردار ادا کرتے عبد المالک اور عبید اللہ نے کوئی جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ ایسی مکھن ملائی سی عورتیں لڑائی کے میدان میں نہیں بلکہ بستر پر اچھی لگتی ہیں۔ پیروں کے بعد ہاتھوں کی بندشیں کھولتے ہوئے شاید وہ اس کے شباب سے لطف اندوز ہونے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ سارا کے ساتھ ساتھ ان دونوں مردوں نے بھی اس بےہودہ تبصرے کو بمشکل برداشت کیا۔ چلو اٹھ جاؤ۔ اس نے ہاتھوں کو مکمل طور پر بندشوں سے آزاد کرنے کے بجائے انہیں آگے کی طرف باندھ کر دونوں ہاتھوں کے درمیان رسی کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیا تھا کہ وہ ضرورت کے مطابق ہاتھوں کو حرکت دے سکتی تھی۔ سارا اس کی طرف سے حکم ملنے پر گھٹوں پر زور دیتی کھڑی ہوئی اور یوں لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف چلی جیسے تکلیف کے باعث اس کے لیے چلنا دشوار ہو رہا ہو۔ پہرے دار سائیکل اس کے ساتھ ہے، لیکن ایک عورت سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرنے کے باعث اس نے ہتھیار ہاتھ میں لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آ آ آ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ زور سے کراہی اور لڑکھڑاتے ہوئے یوں ہاتھ کو آگے بڑھایا جیسے ادھ کھلے دروازے کے پٹ کا سہارا لینا چاہتی ہو، لیکن اگلے لمحے وہ دروازہ اتنی پھرتی سے بند ہوا کہ پہرے دار کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس سے تلوار نکالنے کے لیے دستے پر ہاتھ رکھا، لیکن سارا اس وقت برق بنی ہوئی تھی۔ اس نے اسے مہلت نہیں دی اور ایک زوردار لات اس کی ناف پر رسید کی۔ وہ او کی آواز نکالتے ہوئے دوہرا ہوا۔ سارا نے اسے مہلت نہ دیتے ہوئے دوسری ضرب اس کے پہلو پر لگائی۔ اس ٹھوکر سے وہ ذرا سا لڑکھڑایا تو ضرور، لیکن تیش میں بھی آ گیا اور غراتوں اس پر حملہ ور ہوا۔ سارا کوشش کے باوجود خود کو پوری طرح نہ بچا سکی۔ اس کا بازو اس کی گرفت میں آ گیا۔ رزیل کی بچی دھوکہ دیتی ہے، اس نے گالی بکنے کے ساتھ ہی اس کے منہ پر ایک زوردار جھانپڑ رسید کیا، لیکن اگلے لمحے خود اس کے لیے بھاری ثابت ہوا۔ یہ عبد المالک تھا جو اس سارے جھگڑے کے دوران کسی نہ کسی طرح کھسکتا ہوا ان دونوں کے قریب پہنچ چکا تھا اور ہاتھ پیر نہ چلا سکنے کا یہ حل نکالا تھا کہ پہرے دار کی پنڈلی منہ میں دبا کر دانتوں سے بری طرح بھنبوڑ ڈالی تھی۔ اس غیر متوقع صورتحال پہ پہرے دار بوکھلا گیا اور تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے سارا کو چھوڑ کر عبد المالک کی طرف متوجہ ہوا۔ سارا کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں منسلک رکھنے والی رسی اس کے گلے میں ڈال کر زور لگانے لگی۔ دم گھٹنے کی تکلیف سے دیوانہ سا کر دیا اور ایک بار پھر اس نے اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر عبد المالک اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اس بار اس نے اپنے سر سے اس کے گھٹنے کو نشانہ بنایا۔ ضرب اتنی زوردار تھی کہ خود عبد المالک کا اپنا بھیجا ہل گیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ پہرے دار کے گھٹنے کا جوڑ بھی سلامت نہیں رہا ہوگا۔
اس کے یقین کی تصدیق یوں ہوئی کہ پہرے دار بری طرح تڑپا اور یکدم ہی زمین بوس ہو گیا۔ اس کے گرنے سے اس کے ساتھ ہی سارا بھی گر گئی اور پہرے دار کی گردن پر اس کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی تلوار نکالیے سارا، عبد المالک نے مسلم سے لہجے مشورہ دیا۔ اسے ڈر تھا کہ یہاں جاری ہنگامے کی آوازیں باہر کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کروا لیں۔ کوئی آ جاتا تو ان کے لیے اسے سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد اس شخص کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ میں اپنے ہاتھ اس کی تلوار تک نہیں لے جا سکتی، سارا نے پھولی ہوئی سانسوں کے دوران جواب دیا۔ پہرے دار منہ کے بل گرا ہوا تھا اور وہ اس کی پشت پر سوار ایک بار پھر رسی کو دونوں جانب سے کھینچ کر اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہرے دار حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکالتا اسے اپنی پشت سے نیچے پٹکنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس کا گلا گھونٹنے کے ساتھ ساتھ خود کو اس کی پشت پر سوار رکھنے کی جد و جہد میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ عبد المالک نے اس کی مشکل کو سمجھا اور خود کو دھکیل کر پہرے دار کے جسم پر گرا لیا۔ عبید اللہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ دو مردوں کا بوجھ جسم پر پڑ جانے سے پہرے دار کے لیے مزاحمت کی گنجائش نہیں رہی تھی، اس لیے سارا کا کام آسان ہو گیا۔ اس کی جان نکل جانے کا اطمینان ہونے کے بعد وہ رسی کا پھندا اس کی گردن سے نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آگے کے مراحل زیادہ مشکل نہیں تھے۔ ایک دوسرے کو بندشوں سے آزاد کرنے اور پہرے دار کے ہتھیار بانٹنے کا کام انہوں نے تیزی سے انجام دیا اور لاش کو ایک کونے میں ڈال کر با احتیاط باہر نکلے۔ باہر نکلتے قبل سارا نے ایک بار پھر اپنی پکڑی حسب سابق لپیٹ لی تھی اور پہرے دار سے حاصل شدہ خنجر کی موجودگی میں زیادہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتی رہیے اردو ہسٹری۔ اللہ حافظ۔